वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। सो जो हमारे 15 मिनट की एपिसोड की सीरीज़ चल रही है, आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी और इसमें फिर एक ऑर्गेनिक का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक बहुत बेसिक टॉपिक है, हम 12th से पढ़ते हैं, 12th में भी हमने पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा और देखो उससे क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन भी आता है। लेकिन बस क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होने लगता है। जब तुम उसको अगर 12th में पढ़ते हो तो तुम्हें सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर तुम उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो फिर उसमें उस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें क्या करेंगे, सिर्फ 2 एल्कीन से देंगे, उनके हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच पे अलग कर देंगे और तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। वहीं अगर तुम हायर लेवल में जैसे IIT JEM की बात करेंगे, उसमें पूछेंगे तुम्हें इसका क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देंगे जिनमें कॉन्जुगेशन भी सेम होगा, पाई बॉन्ड भी सेम होंगे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। उसके बाद तुम्हें उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं मेनली उन्हीं एग्जांपल्स पे आज फोकस करूंगी, एम्फसाइज करूंगी कि जो पेपर में गलती होने के चांसेस हैं या जहाँ तुम अटक जाओगे कि अब हम क्या करें, उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, पक्का कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसको HOHB लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो हीट हमें कैलकुलेट करनी है। नाम से ही सिंपल से समझ में आ रहा है कि हमें वो हीट कैलकुलेट करनी है जो कि किसी मॉलिक्यूल को अगर हम हाइड्रोजनेट करें तो उस हाइड्रोजनेट करने के बाद जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बाद जो हीट रिलीज हो रही है, हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्या हाइड्रोजनेशन मतलब किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजनेट करना, मतलब हाइड्रोजनेट करने का मतलब होता है, जैसे देखो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को तुम्हें क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को तुम्हें करना है हाइड्रोजनेट और फिर उससे जो हीट रिलीज हो रही है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजनेट क्या होता है, हाइड्रोजनेट मतलब क्या होता है कि तुम्हें उसमें एडिशन ऑफ H2 करना है। ठीक है, अब एडिशन ऑफ H2 करना है, तो एडिशन कहाँ हो सकता है, एडिशन मतलब क्या कि जोड़ना। हम किसी चीज को ऐड कब कर सकते हैं, जब उस सिस्टम में, मान लो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर कोई चीज यहाँ तक भरी हुई है, ठीक है, अब मुझे इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर, तो इसको इसमें मिला दूंगी, क्योंकि मेरे पास गुंजाइश है, मेरे पास इतनी जगह है कि हाँ मैं इसमें कुछ और भी रख सकूं। मान लो ये कोई एक बॉक्स है, इसमें यहाँ तक सारी चीजें भरी हुई हैं, थोड़ी सी जगह खाली है, तो मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, वही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इसका मतलब क्या कि तुम्हें ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा जिसमें हाइड्रोजनेशन करने की गुंजाइश होगी, मतलब कि उसमें तुम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। वो कब कर सकते हो, जबकि उस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि देखो क्या होगा, हीट वो वाली हीट हमें क्या, उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो हीट हमें कैलकुलेट करनी है जब किसी मॉलिक्यूल को अगर हाइड्रोजनेट करोगे, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो जो हीट रिलीज होगी वो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब एडिशन कहाँ हो पाएगा, जहाँ गुंजाइश होगी, जहाँ हमें दिख रहा होगा, जहाँ जगह होगी हाइड्रोजन ऐड करने की, तो वो कहाँ होगी, वो होगी तुम्हें पाई बॉन्ड में, जहाँ एक पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम होगा, वहीं तुम हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हो। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, मुझे लग रहा है कि तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल पहले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जब हम H2 निकल की प्रेजेंस में इसका जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वही मैकेनिज्म में सिंपल से देखो क्या होगा, ये जो निकल है इसको हम पहले लेंगे पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इस पे इन दोनों गैस को एड्सॉर्ब कराएंगे, फिर क्या होगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो पाई बॉन्ड है वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगेगा और यहाँ जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी उसके साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाने लगेगा और फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा एल्केन। ठीक है, एल्कीन से एल्केन फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये बताओ कि ये वाला ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पाई बॉन्ड है और इस एक पाई बॉन्ड की कॉस्ट पे हमें 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं।
ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एज कम्पेयर टू वीक होते हैं, इसीलिए कोई रिएक्शन होती है तो सबसे पहले पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो ये जो वीक बॉन्ड है जब ये बना था, ठीक है, लेट सपोज मैंने कहा कि ये कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन। अब क्या हुआ, इस टाइप का सिस्टम था, लेकिन अभी भी इन दोनों कार्बन के पास क्या हुआ, डेंसिटी बच गई, मतलब एक्स्ट्रा डेंसिटी हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं मिल रहा, अपन ये ओवरलैप करा के एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसे तरीके से क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। इन दोनों का काम इससे भी चल रहा था, ये दोनों इससे भी जुड़े थे, लेकिन ये बॉन्ड तो उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया ना, मतलब ये एक्स्ट्रा डेंसिटी है। तो जब ये बॉन्ड बना होगा इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड, तो लेट सपोज कि x किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल इसका लें, तो हम सपोज करते हैं कि x किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब देखो ये जो माइनस है इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये जो माइनस है ना, इसको तुम्हें एज अ मैथमेटिकल में जो माइनस होता है उसकी तरह ट्रीट नहीं करना है। ये सिर्फ तुम्हें ये दिखाता है कि सिस्टम ने एनर्जी दी है या सिस्टम को एनर्जी बाहर से दी है या सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की है। अगर किसी एनर्जी के सामने माइनस का साइन लगा, इसका मतलब क्या कि वो सिस्टम ने वो एनर्जी रिलीज की है, ठीक है, रिलीज की है, सिस्टम ने वो एनर्जी क्या की है, रिलीज की है। इसको कभी भी उसके साथ ट्रीट मत करना मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकली ट्रीट मत करना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो अब क्या हुआ, जब ये पाई बॉन्ड बना था तो मान लो x किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर ये ना बनता और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन जुड़ते, ठीक है, तो हमने मान लिया कि इससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई y1 और इससे कितनी रिलीज हुई y2, ठीक है। तो जब इन दोनों को हमने टोटल किया तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हमने टोटल किया तो हमारे पास कोई y एनर्जी आ गई, तो वो क्या हो गई -y किलो जूल, सेम वही पर मोल, मतलब इस मॉलिक्यूल के 1 मोल के लिए। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ किसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई होगी, तो जाहिर सी बात है 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं एक पाई बॉन्ड की कॉज पे, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई होगी ओवरऑल वो सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा होगी x से, सबसे सॉरी जो इसमें जो y रिलीज हुई होगी वो x से ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ जो x रिलीज हुई थी वो पाई बॉन्ड के बनने से हुई है, लेकिन ये जो y हुई है वो 2 सिग्मा बॉन्ड के बनने से हुई है। तो मतलब कि -y ऑलवेज ग्रेटर देन -x, मतलब कि वो एनर्जी जो 2 सिग्मा बॉन्ड बनने से रिलीज हुई है वो हमेशा ज्यादा होगी किसी एक पाई बॉन्ड के बनने से जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो हमें वही जो ये जो y है ना, यही हमें कैलकुलेट करने को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करने का क्या, अब यहाँ से इसका अगर तुमने हाइड्रोजनेशन किया तो मान लो यहाँ कोई तुम्हारे पास एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई। अब लेकिन क्या हुआ, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास ना तो कोई हीट मेजर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, ना तुम्हारे पास ये सब होंगे। तो क्या करना है, देखो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल देखता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें फैक्टर्स लगाने हैं। पहला फैक्टर्स तुम्हें लगाना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा फैक्टर तुम्हें क्या लगाना है, स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। देखो या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ये 2 फैक्टर तुम्हें। और हाँ, कोई भी फैक्टर, देखो अभी तो मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया, इसके बाद में और जो भी कुछ बताऊंगी वो सारे मैं ऐसे ना फैक्टर वाइज बताऊंगी कि तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद कौन सा फैक्टर लगाना है, उसके बाद कौन सा लगाना है। तो तुम्हें फैक्टर सारे ध्यान रखने, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट उनका सीक्वेंस ध्यान रखना है। फैक्टर सबको पता होते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस सही नहीं होता। इसमें भी तुम्हें पहले यही सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, उसके बाद किसी की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। और आगे भी कोई भी फैक्टर अगर बताए या कोई भी बताए, मैं बताऊं कोई भी टीचर बताए, तो उन फैक्टर का सीक्वेंस जरूर ध्यान रखा करो, ठीक है।
तो हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और स्टेबिलिटी। अब देखो इन दोनों को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे देखो, अब एक पाई बॉन्ड था, उससे 2 सिग्मा बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज हुई। अब मान लो यहाँ 2 पाई बॉन्ड होते, 4 सिग्मा बनते तो और एनर्जी रिलीज होती। तो ये तो सीधा सा फैक्टर है कि जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी जितनी के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे। तो ये तो क्लियर है। अब देखो स्टेबिलिटी का क्या होता है। मान लो तुम एक ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है। सबसे ज्यादा पता है हमें क्या, एल्केन स्टेबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है हमारे पास एल्कीन, फिर उसके बाद होती है एल्काइन, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए। इस साइड होती है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो, अगर तुम एल्कीन को हाइड्रोजनेट करोगे तो वो क्या जिसको भी, अगर कोई भी तुम ऐसे, ये जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है उनको अगर तुम हाइड्रोजनेट करोगे तो वो अपने करस्पॉन्डेंस एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तुम इस एल्कीन को हाइड्रोजनेट करोगे और वो एल्केन बनेगा, ठीक है। जब तुमने इसको हाइड्रोजनेट किया तो ये एल्केन में कन्वर्ट हुआ और तुम्हारे पास कुछ ये अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ गई, ठीक है, ये वाले अमाउंट ऑफ। लेकिन उसी कंडीशन में अगर तुम एल्काइन को हाइड्रोजनेट करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे पास ये अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ गई। तो जाहिर सी बात है, देखो ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब देखो स्टेबिलिटी में भी तुम्हें पता होगा कि एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एल्काइन। ये मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया है, ठीक है, कि एल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एल्कीन, फिर होता है एल्काइन। अब देखो फिर ये तो समझ में आ गया, स्टेबिलिटी हो गई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गई। अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। इन फैक्टर्स को ध्यान रखना बस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूछ सकते हैं तुम्हें, ऑर्डर ऑफ HOH इन बेंजीन, नेप्थलीन एंड नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, या फिनेंथ्रीन एंथ्रासीन, ठीक है। क्या लिख दिया, एंथ्रासीन। अब तुम्हें इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाने हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, नेप्थलीन बनाया, उन्होंने नेप्थलीन दिया है। फिर उन्होंने सेकंड पे क्या दिया है, बेंजीन दिया है। फिर उन्होंने दिया है एंथ्रासीन। तो इसमें पहला फैक्टर लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, पहला फैक्टर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, इसमें कितने, 3 2 5, इसमें 3, इसमें 7। तो सब जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये A, B और C, तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगी, C की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद A की होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, B की होगी। ये तो कुछ सिंपल से एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम दूसरा वाला फैक्टर लगा के देखते हैं, कौन सा, स्टेबिलिटी वाला। ये हमने पहला वाला था। अगर पहले वाले से काम नहीं चलता है तो फिर हम दूसरे वाले वेक्टर पे जाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 करें, इसमें उन्होंने क्या किया, एक एल्कीन दे दी तुम्हें ये, ठीक है, एक एल्कीन दे दी ये। अब क्या हुआ, इसमें पहला फैक्टर हमने लगाया, पहला फैक्टर क्या लगाया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम हो गए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब क्या लगाएंगे, अब हम स्टेबिलिटी देखेंगे। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए देखो क्या करेंगे, अभी इसमें कोई कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो उसके बेस पे अगर देखें तो वो तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सीधा अल्फा एस देखेंगे। इसमें कितने, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 3 12, तो इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ आ जाओ, देखो इसमें जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे इन दोनों में अगर तुम देखो, मतलब ये एल्कीन एल्काइन ना कंसीडर करके तुम ये सोचो कि यहाँ ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाली अगर यहाँ लाई कर रही है और वो वाली वहाँ लाई कर रही है, क्योंकि वो कम स्टेबल है इसके कंपेयर में, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये कौन सा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी, या फिर मैं नीचे लिखती हूँ, ये A ये B, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा तुम्हारे पास, B ज़्यादा स्टेबल है A से, लेकिन सेम अगर तुम इसमें HOH ऑर्डर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, A ज़्यादा हो जाएगा B से, ठीक है। तो कुछ इजी एग्जांपल्स थे। अब हम एक अच्छा वाला एग्जांपल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें एक ये एल्कीन दी है A नंबर पे, फिर दिए तुम्हें एक B एल्कीन
ये, ठीक है, फिर एक C दिया है। अब इसमें इसको थोड़ा ट्राई करो तुम लोग, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर बताना कि किसका क्या आंसर आया। तो देखो ये क्या है, कर लिया ट्राई, अब देखते हैं इसको किसका आंसर आया, देखो किसका क्या आया, मैच करो। 1 2 3 एल्कीन दी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तीनों में सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। स्टेबिलिटी, अभी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो स्टेबिलिटी में भी वही क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, ठीक है 6 6 6। अब क्या करें, अब जिनने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, ठीक है, थोड़ा सा उन्हें क्या क्या होगा, इसको बताया होगा सिस, इसको बताया होगा ट्रांस, और बोला होगा कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाऊं तो मेरे पास सी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा डी वाले से। चलो यहाँ तक कुछ लोग पहुँच गए होंगे, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या करेंगे, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इसमें इसका रिपल्शन लगाया होगा, लेकिन फिर इसका रिपल्शन लगा के इसको अनस्टेबल बता दिया होगा और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा करा दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। पाई बॉन्ड सेम है, अल्फा एस सेम है, इसमें तो हमने निकाल लिया कि हाँ भाई ये इन दोनों में तो ये ज़्यादा स्टेबल है और सिस कम स्टेबल है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है, सिस एल्कीन से ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्शन होता है। लेकिन अब इन दोनों को हम कैसे कंपेयर करें, देखो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी, इनमें क्या लग रहा है, इनमें लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो तुमने जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो वो कैसे होता है, इसकी बात मैं सबसे पहले करती हूँ। ये मैंने लिया यहाँ पे CH3, ठीक है, और फिर ये लिखते हैं हम यहाँ CH3। जब इनका नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा तो देखो क्या होगा, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होता है, वही अपनी डेंसिटी जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ फॉर्म कैसा बनेगा, इसका फॉर्म ऐसा बनेगा, यहाँ से H+ बाहर हो जाता है, मतलब कहीं जाता नहीं है, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, दर्शाते हैं इस फॉर्म में। तो ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, अब यहाँ से हमने ये नेगेटिव चार्ज लगाया। सेम अगर इसी के साथ देखें तो कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ से ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये वाला आगे शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब जो हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है ना, वो इन दोनों के बेस पे करनी है। तो देखो यहाँ एनायन बना, यहाँ एनायन बना, लेकिन यहाँ एनायन को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई CH3 ग्रुप नहीं है, लेकिन वही अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ एनायन को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ए ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इन सबसे ए ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें भी अगर तुम करोगे, ठीक है, ट्रांस में भी अगर लगाओगे तो वही सेम लगेगा कि यहाँ से यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इन दोनों से ये स्टेबल, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, फिर इन दोनों में तो हमने पहले कर ही लिया था कि सी ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया, A-C-B। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर क्या आ जाएगा, B-C और A, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या है, देखो एक क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, एक है ये साइक्लोहेक्सीन, उसके साथ अगर हम एक कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड और इसके साथ अगर हम ले लें एक इस टाइप का सिस्टम, साइक्लोहेक्सीन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ये बेंजीन। अब अगर तुम इसमें पहला वेक्टर लगाओगे तो 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल बता दोगे, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा बता दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, इसको तुम्हें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझाते हैं कि कैसे करना है, ठीक है।
इसको तुम एक अलग से भी टॉपिक डाल के लिख सकते हो, क्या, रोल ऑफ रेजोनेंस इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, रोल ऑफ कॉन्जुगेशन इन HOH। कॉन्जुगेशन का रोल देखना है तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो इसका डायग्राम देखो, यहाँ जो होती है ये वाली रिंग एल्कीन है, यहाँ कहीं लाई करती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें जो लग रहा है ये होता है, फिर यहाँ लाई करेगी, ठीक है। जब अगर मैं इसको हाइड्रोजनेट करती हूँ तो मेरे पास -120 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है पर मोल। जब मैं इसको हाइड्रोजनेट करती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जब यहाँ एक बॉन्ड को कर रहे हैं तो 120 हो रही है, तो दो को करेंगे तो कितनी होनी चाहिए, -240 किलोजूल। लेकिन यहाँ ना होके वो कहाँ होती है, कहीं यहाँ होती है, और वो कितनी होती है, -232 किलोजूल, ठीक है। 240 होनी चाहिए थी लेकिन 240 नहीं होती, 232 होती है। और यहाँ कितनी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग -360 किलोजूल, जो कि 360 नहीं होती है, कितनी होती है, 150 का, इसमें 152 का गैप आ जाता है और 208 इसमें होती है। ठीक है, 208 इसमें होती है, तो वो यहाँ ना लाई करके कहीं यहाँ लाई करती है बेंजीन, रियल बेंजीन, और वो 208 होती है। देखो इसमें क्या होगा, जब कॉन्जुगेशन होता है ना, तो कॉन्जुगेशन के कारण सिस्टम क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ये तो पढ़ा होगा, कॉन्जुगेशन किस लिए होता है, सिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए। तो ये जो सिस्टम यहाँ लाई करना था वो कहीं नीचे आ जाता है, मतलब उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन रेजोनेंस कराने में क्या होता है, एनर्जी खर्च हो जाती है और सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है, नीचे आता जाता है। वैसे क्या हुआ, बेंजीन तो भाई हाईली स्टेबल होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है और उसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। इसलिए हमारे पास तुम डाटा अगर देखोगे तो किसका आता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, कुछ अच्छा नया सीखने को मिला हो। अगर नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।